डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एफएससी से मास्टर्स लेवल की बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी में ये टॉपिक मौजूद है। बीएस में भी ये टॉपिक मौजूद है, बीएस बॉटनी जोलॉजी में। तो ये दो तरह से टॉपिक मौजूद हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग प्रोकैरियोट्स और एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग यूकैरियोट्स। तो मैं अलग-अलग इस टॉपिक को नहीं, इकट्ठा हम पढ़ रहे हैं। उसमें प्रोकैरियोट्स भी आ जाएंगे और यूकैरियोट्स का यूजेज भी आ जाएगा। तो चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका पहला पॉइंट है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो हम प्लांट्स के हवाले से स्टूडेंट्स बात करेंगे। जो प्लांट्स हैं हमारे, कौन से प्लांट्स, ख़ुसूसन क्रॉप, एग्रीकल्चर में जो हमारे पास प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स पे अक्सर जो है इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, प्लांट्स पे जब अटैक करते हैं तो प्लांट्स में डिजीज़ेस का बायस बनते हैं। जब हमारी क्रॉप में या किसी प्लांट में या फ्रूट प्लांट में डिजीज़ आ जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाएगा। तो हम इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ प्लांट्स में रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, इसकी दो स्ट्रेटजीज़ हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। हम दो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं प्लांट्स में, क्रॉप्स में इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए। तो हम देखते हैं वो कौन सी वेज़ हैं, टू वेज़ हैं जिनके ज़रिए प्लांट्स में रेजिस्टेंस पैदा की जा सकती है इंसेक्ट्स के लिए। तो पहला तरीका है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में नेचरली जो है ये टॉक्सिन पैदा करता है जिसे प्रोटॉक्सिन का नाम देते हैं। ये बैक्टीरिया नेचरली अपने अंदर एक टॉक्सिन पैदा कर रहा है। इसके अंदर एक जीन है, वो जीन जो है वो एक टॉक्सिन पैदा कर रही है। ये टॉक्सिन्स इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती है। तो अगर हम प्लांट्स में इस बैक्टीरिया से लेके वो जीन इंट्रोड्यूस करा दें, कौन सा जीन, जो प्रोटॉक्सिन पैदा कर रहा है, बैक्टीरिया में पैदा कर रहे हैं, अगर हम उस जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो प्लांट में भी वो प्रोटॉक्सिन जो है वो बनने लग जाएगी। स्टूडेंट, प्रोटॉक्सिन्स को हम बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन, बीटी बैक्टीरिया से, बी उसकी जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि टी उसकी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लांट में जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो उस प्लांट में भी प्रोटॉक्सिन बनेगी या बीटी टॉक्सिन बनेगी, और वो बीटी टॉक्सिन प्लांट को रेजिस्टेंस देगी किसके खिलाफ, इंसेक्ट्स के खिलाफ। तो इस तरह से इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकेगा हमारी क्रॉप पे और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम नहीं होगी। तो ये बहुत सारे प्लांट्स को बनाया गया है, उसमें ये जीन डाला गया है। जैसे हमारे पास बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में
यही जीन बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस कराया गया है और बीटी कॉटन जो है वो रेजिस्टेंस रखती है इंसेक्ट्स के खिलाफ, क्योंकि उसमें बीटी टॉक्सिन पैदा हो रहा है। उसके बाद जो है डिफरेंट हमारे पास सीरियल्स हैं, उनमें भी ये टॉक्सिन जो है वो, जैसे मेज़ है हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, बीटी मेज़। जब उसमें हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, ये भी इंसेक्ट्स के खिलाफ क्या रखती है, रेजिस्टेंस रखती है। उसके बाद हमारे पास सोयाबीन है, जिसे हम क्या कहेंगे, बीटी सोयाबीन। तो बीटी सोयाबीन जो है ये भी रेजिस्टेंस रखती है। तो स्टूडेंट्स, हम प्लांट्स में रेजिस्टेंस कैसे पैदा कर सकते हैं, बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम बैक्टीरिया से वो जीन लेके प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे और प्लांट भी रेजिस्टेंट हो जाएगा उस ख़ास इंसेक्ट्स के लिए, जिसके लिए वो बैक्टीरिया जो था वो रेजिस्टेंस रखता था। उसके बाद हम बात करेंगे वायरस रेजिस्टेंस की। तो स्टूडेंट्स, जो वायरसेस हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डिजीज़ का बायस बनते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराएं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वायरस वायरस के लिए रेजिस्टेंस रखता हो। तो असल में ये रेजिस्टेंस कैसे आती है, जो वायरस का प्रोटीन कोट बनना होता है, प्रोटीन कोट होता है वायरस में, तो उसको इनहिबिट किया जाता है, उसको बनने से रोका जाता है। तो एक प्रोटीन बनाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन, उस प्रोटीन कोट को वायरसेस में जो बनना है उसको बनने से स्टॉप कर देती है, रोक देती है। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या है, देखें स्टूडेंट्स, हमारी क्रॉप्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स, उसमें काफ़ी सारे बाज़ दफ़ा हर्ब्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। हर्ब्स जो हैं वो ज़मीन से, सॉइल से न्यूट्रिएंट लेती हैं और हमारी प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसको रोकने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। क्रॉप में हर्बिसाइड एक केमिकल है जिसका यूज़ किया जाता है, वो हर्ब्स को किल करता है। साथ में ये हर्बिसाइड जो हैं वो हमारी क्रॉप्स को भी किल कर सकते हैं। तो हम प्लांट्स में, क्रॉप्स में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। तो वो जो हर्बिसाइड्स हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सिलेक्टिव किलर कहेंगे। सिलेक्टिव किलर इसलिए कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये सिलेक्टिव हर्ब्स को जो है वो किल करेगा, हमारी क्रॉप जो है उससे महफूज रहेगी। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस से पहले हम देखेंगे ये एबायोटिक स्ट्रेस है क्या। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर। देखें स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज होती है, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे नहीं सरवाइव कर सकते और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लो टेम्परेचर पे भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो दोनों को एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। तो हम एबायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ टॉलरेंस पैदा कर सकते हैं प्लांट्स में। किस तरह, अब जो प्लांट्स जो है वो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जैसे उनमें हीट शॉक प्रोटीन बनती है। जो कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनमें हीट शॉक प्रोटीन नहीं बनती। तो अगर हम वो जीन उन प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएं तो वो भी हाई टेम्परेचर में ग्रो करने के काबिल होंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास एबायोटिक स्ट्रेस जो है वो कौन सा है हमारे पास, वाटर। वाटर की दो कंडीशंस हो सकती हैं।
या तो ज़्यादा अवेलेबल होगा, फ्लडिंग हो सकती है, या जो है वो ज़ीरे कंडीशंस हो सकती हैं कि वाटर ना हो। तो जो ज़ीरे कंडीशन है वहाँ ख़ास किस्म के प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनमें ख़ास अडेप्टेशंस हैं। और जो फ्लडिंग है उसमें ख़ास किस्म के प्लांट्स ग्रो करते हैं, हाइड्रोफाइट्स, उनमें जो है वो अडेप्टेशंस हैं। तो उन दोनों प्लांट्स में हम जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करा के एबायोटिक स्ट्रेस के ख़िलाफ़ जो है वो टॉरेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। उसके बाद है सैलिनिटी। सैलिनिटी साल्ट का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना। तो हम सी प्लांट्स, सी वीड से जो साल्ट रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो नॉर्मल प्लांट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और एबायोटिक स्ट्रेस जो है उसको जो है हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, इन्हांसिंग नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। देखें स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है, नाइट्रोजन जो है उनके लिए एसेंशियल है। लेकिन तमाम प्लांट्स नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे? जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी। किस में फिक्स हो जाएगी? नाइट्रोजन से जब नाइट्राइट बनेगा या नाइट्रेट बनेगा या अमोनिया बनेगी, तो प्लांट्स उस फॉर्म में उसे यूज़ करेंगे। डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास एनवायरनमेंट में कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को लेते हैं फ़िज़ा से और उसे फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जब फिक्सेशन हो जाती है तो प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं। वो बैक्टीरिया कौन से हैं? हमारे पास राइजोबियम है, हमारे पास एजोटोबैक्टर है, हमारे पास स्टूडेंट साइनोबैक्टीरिया है, हमारे पास एजोस्पाइरिलम है। ये चंद बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। या तो बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन फराहम करेंगे। अब क्रॉप्स जो है, हम एक्सेसिव क्रॉप्स जब करते हैं तो फिर भी नाइट्रोजन की कमी रह जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का, खादों का सहारा लेते हैं। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्यों ना प्लांट्स में इन बैक्टीरिया से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं उनसे वो जीन प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएं। अगर ऐसा हो गया तो ये रेवोल्यूशन होगा। हो सकता है ऐसा, अगर ये जीन यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया तो ये प्लांट खुद हवा से, फ़िज़ा से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर फिक्स करके यूज़ कर सकेंगे। फर्टिलाइज़र से छुटकारा हो सकता है अगर ये इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो बहरहाल हो सकता है इन्हांसिंग नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन्हांसिंग फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, उसके डिफरेंट पाथवे हैं स्टूडेंट्स। एक पाथवे हमारे पास C3 है, एक पाथवे हमारे पास C4 है, और एक पाथवे हमारे पास कैम है। ये तीन तरह के पाथवे हैं। मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये पाथवे जो है वो काम करते हैं। जैसे डेजर्ट्स कंडीशन है तो वहाँ हमें कैम पाथवे मिलता है। अगर हमने नॉर्मल इन्वायरमेंट से किसी प्लांट को डेजर्ट में इंट्रोड्यूस कराना है तो अगर हम उसमें वो जीन भी इंट्रोड्यूस कराएं कि उसमें कैम सिस्टम एक्टिव हो जाए तो वो प्लांट डेजर्ट में जो है हम ग्रो करा सकते हैं। इसी तरीके से C4 को समझा जाता है कि ये मोस्ट एफिशिएंट है फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो बाकी प्लांट्स में भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, क्योंकि हर ट्रेड के पीछे जीनोटाइप है। तो हम जीनोटाइप को चेंज कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं। किसकी मदद से? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट हो गया एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ। अब ये शेल्फ लाइफ क्या है? देखें, जब वेजिटेबल्स हैं या हमारे पास फ्रूट्स हैं, जब हम उन्हें पिक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो वो जल्दी जल्दी से
मेच्योरिंग की तरफ जाते हैं, पकने लगते हैं और वो ख़राब होने लगते हैं। कुछ फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ, जब यानी हमने उसे पिक कर लिया प्लांट से, उसके बाद कितने अरसे तक वो रहेगा, फ्रेश रहेगा, उसे हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, कुछ जो है वो कुछ दिन जो है वो निकाल जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, शेल्फ लाइफ कहते हैं, यानी उसको पिक करने के बाद की जो लाइफ है प्लांट की। तो इसको बेहतर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है कि इसका फ्लेवर भी बेहतर किया जा सकता है और इसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज़ किया जाए। ये फ्लेवर सेवर एक हमारे पास ये टोमेटो की टाइप बनाई गई है, टोमेटो बाई एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो है इसकी शेल्फ लाइफ भी बेहतर है और इसका फ्लेवर भी बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब देखें हमारे पास हर फ्रूट की डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकती है, हर वेजिटेबल की डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हर सीरियल की डिफरेंट, किसी में विटामिन ए है, किसी में विटामिन बी है, किसी में अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, कुछ में क्या प्रोटीन है। तो हम उनको जो है वो एक ही स्पीशी में डाल के बेहतर कर सकते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे गोल्डन राइस जो है इसकी ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से कहें कि राइस बनाए गए हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आम राइसेस जो हमें मिलते हैं उससे बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेडिसिन प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स प्लांट से काफ़ी सारी मेडिसिन हासिल होती हैं, उन्हें मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। ये बहुत पुराना तरीका है प्लांट से मेडिसिन लेने का। अब कुछ प्लांट मेडिसिनल हैं, सारे मेडिसिनल नहीं हैं। जो मेडिसिनल है उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, उनको कलेक्शन करते हैं, जिससे वो थ्रेटन्ड होते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं और फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम मेडिसिनल प्लांट में जो जीन है उसे आम प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे और जो मेडिसिनल प्लांट में वो प्रोडक्ट बना रहा था हमारे पास, वो कॉमन प्लांट्स में भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो इस तरह हम प्लांट से मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जैसे आज तक आप पढ़ते हैं इंसुलिन कि बैक्टीरिया में अगर ह्यूमन से हम वो जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं जो इंसुलिन बना रहा है, तो बैक्टीरिया में इंसुलिन बनेगी, हम उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह ग्रोथ हार्मोन है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसके हवाले से ये टॉपिक था, उसके एप्लीकेशंस के